गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 19 मानव विकास, जिसमें आज हम देखेंगे मानव विकास के समक्ष चुनौतियाँ, जिसमें स्वास्थ्य यानी कि आरोग्य, स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूंजी है। व्यक्ति का पारिवारिक सामाजिक जीवन उत्तम बने, उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, यानी ध्यान दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, ऐसा नहीं, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रमों OPV पोलियो के लिए, VCG क्षय के लिए, डिपेटाइटिस B, जहरी पीलिया, TPT थिपेरिया, काली खांसी के लिए टीका, खसरा, MMR टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफ़ी सुधार लाया जा सका है। आयोडीन और विटामिन और लौह तत्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, यानी अभियान चल रहा है। हम प्लेग, चेचक, रक्तपित्त और पोलियो निर्मूल कर सके, उन्हें खत्म कर सके। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सका है। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज हुई है। औसत आयु बढ़ी है। इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए ऊंची जन्म दर घटाना, यह स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जलजन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण से घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की गई है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्य सूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य हुआ है। अभय लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष समानता। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.64% स्त्रियां और 51.54% पुरुष हैं। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु स्त्री पुरुष की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएं अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग हैं, यानी कि दोनों के विकास पथ अलग अलग हैं। आज भी कई महिलाएं घर काम करती है, रसोई में खाना बनाती है, बालकों की देखभाल करती है। उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियां बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती रही है। समाज में भ्रूण हत्या, नीचा आदर भाव, पुत्र जन्म की चाहत,
सामाजिक परंपराएं और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियां को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्य वाले उद्योग और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है। अब है महिला सशक्तिकरण। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है। महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफ़र महिलाएं कर रही है। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावना है, जिन्हें फैलाने में हम अभी बहुत प्रयास करना है। अब है महिला कल्याण योजना। भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वातंत्र्य प्राप्त हो, इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधी अनेक योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के आधार पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवा और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1975 से 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2012 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। परिवार की संपत्ति में महिला को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार किया गया है। महिला शोषण को रोकने के प्रावधान। महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए 181 अभियान महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सके, इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना भी हुई है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागृत हुई है। सरकारी कार्यालयों में निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिला को सुरक्षा भी प्रदान की है। अब है महिला समानता संबंधी गुजरात सरकार की विविध योजनाएं। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य 3 पहलू हैं। महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य तथा महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केंद्रीय जेंडर बजट में विविध योजनाएं लागू की हैं, जिसमें पहला
गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आश्रय से विज्ञान प्रोत्साहन और कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसके कारण विद्यालय में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी है। दूसरा, राज्य में 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांव और शहरी क्षेत्र में बसने वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्षी बॉन्ड दिए जाते हैं। तीसरा, सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन के लिए जाने वाली कन्याओं को MT बस में मुफ्त मुसाफरी की सुविधा भी दी जाती है। किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना लागू की है। गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। श्रमजीवी और निराधार वृद्धियों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना लागू की गई है। इसके उपरांत निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। महिला स्वास्थ्य के लिए ई-ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधी मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है तथा उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। बेटी बचाओ अभियान द्वारा लिंग भेद समाप्ति हेतु अभियान चलाकर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ द्वारा स्त्री सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं को चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रसूति, दवाइयों, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि सेवा बिना मूल्य देने का प्रावधान भी किया गया है। गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विविध लक्ष्य कल्याण संबंधी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में रही चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। मानव विकास के संबंध में अपने परिवार, मोहल्ले या गांव में नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कई सर्वगा माता को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। कम वजन वाले बालक का जन्म होता है, बालक कुपोषण वाला होता है, बालक आंगनवाड़ी या विद्यालय में नहीं जाता है, विद्यालय में बालक को पढ़ना लिखना नहीं आता है, अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, लड़कियों के उच्च अध्ययन नहीं प्राप्त किया है, युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती, दुर्घटना के कारण किसी को अकाल मृत्यु हुई हो, कोई गंभीर बीमारी का भोग बनता है। इन सभी बातों का प्रभाव हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। इस कारण मात्र सरकार ही नहीं परंतु देश का प्रत्येक नागरिक मानव की दिशा में सक्रिय बने तो आने वाले समय में हम भी ऊंचे मानव विकास वाले देशों में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इसका साथ दे आपको होमवर्क में लिखना और प्रश्न उत्तर याद करने होंगे।